जरा तसव्वुर कीजिए 1935 का बॉम्बे, एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था तलाशे हक। और जब इस फिल्म के क्रेडिट्स जो नाम पर्दे पर आते हैं शुरू में, तो एक ही नाम बार बार स्क्रीन पर उभर कर आ रहा है। हीरोइन जद्दन बाई, प्रोड्यूसर जद्दन बाई, डायरेक्टर जद्दन बाई, और सबसे हैरानी की बात, म्यूजिक डायरेक्टर वो भी जद्दन बाई। मतलब एक तरह से पूरी वन वुमेन आर्मी। बिल्कुल। और ये हम उस दौर की बात कर रहे हैं, मतलब 1930 का दशक, जब आम घरों की औरतों का घर से बाहर निकलना या सिनेमा देखने जाना तक बहुत गलत माना जाता था समाज में। सही बात है। और उस रूढ़िवादी माहौल में एक महिला पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री में अकेले दम पर इतना कुछ कर रही थी। तो आज की हमारी इस गहराई से की जाने वाली पड़ताल में या इस विस्तृत चर्चा में हम इतिहास के उसी सुनहरे लेकिन कहीं ना कहीं गायब कर दिए गए पन्ने को पलटने जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये पन्ना पलटना बहुत जरूरी भी है। हाँ, ये कहानी 1892 के बनारस के एक कोठे से शुरू होती है और 1930 के दशक के बॉम्बे सिनेमा के शिखर तक पहुंचती है। जद्दन बाई की एक बहुत ही असाधारण कहानी है ये। और देखिए, इस कहानी का जो असर है ना, वो बहुत गहरा है। आज जब हम सिनेमा के इतिहास की बात करते हैं तो शायद ये नाम आज की पीढ़ी को उतना मशहूर ना लगे। हाँ, अक्सर लोग बस यही कहते हैं कि वो नरगिस जी की माँ थी। एग्जैक्टली, नरगिस की माँ या फिर संजय दत्त की नानी के रूप में लोग उन्हें याद करते हैं। लेकिन जब हमने इस चर्चा के लिए ऐतिहासिक किताबों के अंश, बायोग्राफिकल क्लिप्स और वाइल्ड कैट ऑफ बॉम्बे जैसे जो ऐतिहासिक दस्तावेज है उनको खंगाला, तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आई। मतलब एक पूरी अलग ही दुनिया दिखी। हाँ, उनका ये जो सफर है वो सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, ये भारत में जो मनोरंजन का स्वरूप बदल रहा था, मतलब कोठों की जो इकोनॉमी थी वहाँ से लेकर बोलती फिल्मों की जो शुरुआत हुई, उसका एक जीता जागता दस्तावेज है। सही कहा। लेकिन इस मुकम्मल जिंदगी के सफर को समझने के लिए ना, हमें उस बुनियाद पर जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। मतलब 1892 का वक्त, जद्दन बाई की पैदाइश और उनकी माँ दलीपा, जिन्हें कुछ सोर्सेज में दलिया भी कहा गया है। हाँ, दलीपा या दलिया, उनका इतिहास ना बड़ा ही उलझा हुआ है। दलीपा की जिंदगी की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हमें ऐतिहासिक स्रोतों में मिलती हैं, जो कि बहुत विरोधाभासी हैं। पहली कहानी ये कहती है कि दलीपा एक ठाकुर परिवार से थी। उनकी शादी हुई और लौटती बारात पर डाकुओं ने हमला कर दिया। ओहो। दूल्हे को मार दिया गया। मतलब सोचिए, एक नई नवेली दुल्हन रातों रात विधवा हो गई। ओहो। और फिर ससुराल वालों के जुल्मों से तंग आकर वो किसी यात्रा मंडली के साथ कलकत्ता पहुंची, जहां आखिरकार उन्हें कोठे पर भेज दिया गया। ये बहुत ही दर्दनाक है। और दूसरी कहानी जो ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज है ना, वो समाज की एक और कड़वी सच्चाई बयान करती है। वो बनारस के मेले वाली कहानी है ना? हाँ, इसके मुताबिक बचपन में विधवा होने के बाद ससुराल वालों ने दलीपा को एक बोझ मान लिया और उन्हें बनारस के एक मेले में लावारिस छोड़ दिया। मतलब लिटरली मेले में छोड़ दिया? बिल्कुल। और वहाँ मियाँ जान नाम के एक सारंगी वादक की नजर उन पे पड़ी। अब ये मियाँ जान वो इंसान था जो लड़कियों को कोठों तक पहुँचाने का काम करता था, लेकिन उसने दलीपा को बेचा नहीं बल्कि उनसे शादी कर ली। अच्छा। और इन्हीं दलीपा और मियाँ जान के घर जद्दन बाई का जन्म हुआ। ऐसे एक तीसरा नजरिया भी है जो जद्दन बाई की नवासी प्रिया दत्त और नम्रता दत्त की किताब में मिलता है। हाँ, मैंने भी वो पढ़ा है। उसमें लिखा है कि दलीपा 1880 में शादी के महज एक हफ्ते बाद विधवा हो जाती हैं और बाद में मियाँ जान से जुड़ती हैं। अब देखिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स या कहें विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? मतलब ऐतिहासिक किताबों में अक्सर हम पढ़ते हैं कि 19वीं सदी के जो कोठे थे वो एक बहुत ही सशक्त और मातृसत्तात्मक, मतलब मेट्रीलिनियल जगह हुआ करते थे, जहां औरतों के पास पावर थी। हाँ बिल्कुल। लेकिन दलीपा की जो कहानी है, चाहे वो डाकुओं का हमला हो या मेले में छोड़े जाने की घटना हो, ये तो पूरी तरह से बेबसी, लाचारी और महिलाओं की खरीद फरोख्त के काले सच से जुड़ी है ना। तो अगर कोठे की दुनिया इतनी ही मजबूत थी, तो इसकी नींव में इतना दर्द और इतना शोषण क्यों है? ये आजादी और मजबूरी का कैसा अजीब सा मेल था? ये बहुत ही सटीक सवाल उठाया आपने, और इसकी गहराई में जाना बहुत जरूरी है। असल में उस दौर का जो कोठा था ना, वो कोई एक छतरी के नीचे आने वाली चीज नहीं थी। मतलब उसके अलग अलग लेवल्स थे। एग्जैक्टली। उसके कई स्तर थे।
दलीपा जिस दर्दनाक रास्ते से गुजरी वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और शोषण का वो काला सच था जो समाज के सबसे निचले तबके में मौजूद था। एक बेसहारा विधवा औरत के पास उस वक्त सरवाइव करने का कोई और रास्ता ही नहीं था। ऑब्वियसली। लेकिन जब कोई महिला कोठे की दुनिया के सबसे ऊंचे दर्जे पर पहुंच जाती थी, जिन्हें हम तवाइफ कहते हैं, तो वो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया बन जाती थी। ये वो दुनिया थी जहां पितृसत्तात्मक समाज, मतलब जहां पुरुषों का राज था, उस समाज के बीच एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी, औरतों की। तो मतलब समाज के उस दौर में जहां पर्दा प्रथा लागू थी और जो आम घरों की औरतें थीं उनको प्रॉपर्टी या संपत्ति रखने का हक तक नहीं था, वहां इन तवाइफों का अपना एक अलग इकोनॉमिक वजूद था। 100%। आपको जानकर हैरानी होगी कि तवाइफे उस दौर के शहरों की सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाली नागरिक हुआ करती थी। सीरियसली? हाँ, वे अपनी प्रॉपर्टी की खुद मालकिन थी और उनके घरों में जो परंपरा चलती थी वो ये थी कि संपत्ति या विरासत माँ से बेटी को दी जाती थी, बेटे को नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्रोग्रेसिव था उस हिसाब से। बिल्कुल। वे साहित्य, संगीत और तहजीब की रखवाली करने वाली मानी जाती थी। बड़े बड़े नवाब और राजे महाराजे अपने बच्चों को तमीज और अदब सीखने के लिए इन तवाइफों के पास ही भेजते थे। ये तो हम अक्सर फिल्मों में भी देखते हैं। हाँ, तो दलीपा ने इस दुनिया के दोनों रूप देखे थे, शोषण भी देखा और ये ताकत भी देखी। तो जब जद्दन बाई महज 5 साल की थी और उनके पिता मियाँ जान का इंतकाल हो गया, तो दलीपा जानती थीं कि इस समाज में उनकी बेटी को इज्जत और ताकत सिर्फ एक ही शर्त पर मिलेगी कि वो कला में माहिर हो। बिल्कुल, जब वो कला में पूरी तरह से माहिर होगी। इसीलिए वे जद्दन बाई को लेकर कलकत्ता आ गईं ताकि उन्हें मौसीकी यानी संगीत की आला तालीम मिल सके। और ये तालीम कोई मामूली तालीम नहीं थी। मतलब कलकत्ता उस वक्त कला और संस्कृति का एक बहुत बड़ा गढ़ था। जद्दन बाई ने भैया साहब राव गणपत, उस्ताद मौजूदीन खान, छद्दू खां और लाभ खां साहब जैसे दिग्गजों से क्लासिकल म्यूजिक सीखा जी। यहाँ तक कि मशहूर गजल गायिका गौहर जान से भी उनकी मुलाकात हुई और सोर्सेज बताते हैं कि दोनों के बीच संगीत की बारीकियों पर घंटों लंबी चर्चाएं होती थी। वो एक बहुत ही कमाल का दौर रहा होगा। बिल्कुल। और इसके बाद उनका ये तालीम का सफर बिहार के गया तक पहुंचा, जो उस दौर में ठुमरी और दादरा का एक बहुत अहम केंद्र था। वहां उन्होंने माधवलाल कटारियार से शिक्षा ली और जद्दन बाई की आवाज और उनकी कला का जादू इतना असरदार था ना कि नवाब जफर ने खुश होकर उन्हें गया में एक पूरी हवेली तोहफे में दे दी थी। एग्जैक्टली। गया मेंशन, मतलब सोचिए एक परफॉर्मेंस पर पूरी की पूरी हवेली गिफ्ट कर दी गई। ये सुनने में बहुत फिल्मी लगता है, लेकिन यही हकीकत थी। यहाँ ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये जो तालीम उन्हें मिली ना, वो सिर्फ सुरों या गले तक सीमित नहीं थी। अच्छा, तो और क्या सिखाया जाता था? देखिए, कोठे की तालीम एक मुकम्मल परफॉर्मेंस आर्ट हुआ करती थी। इसमें बाकायदा ये सिखाया जाता था कि महफिल को कैसे बांधना है, जो शब्दों के मायने हैं उन्हें अपनी आंखों और भाव भंगिमाओं मतलब एक्सप्रेशन से कैसे पेश करना है। हाँ, मतलब वो पूरी तरह से एक परफॉर्मर बन रही थी। बिल्कुल। जद्दन बाई इसी तालीम की वजह से सिर्फ एक गायिका नहीं रही, बल्कि एक कंप्लीट परफॉर्मर बनी। उनका कोलंबिया रिकॉर्ड्स के साथ जुड़ना भी महज कोई इत्तेफाक नहीं था। ये बदलती हुई टेक्नोलॉजी का उन्होंने बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया। हाँ, जो ग्रामोफोन वाला दौर शुरू हो रहा था। जी। उनका गाया हुआ मशहूर गीत लागत करेजा में चोट रिकॉर्ड होकर पूरे देश में सुना जाने लगा। रामपुर, बीकानेर, ग्वालियर और कश्मीर, इन सारी रियासतों के राजा उन्हें अपनी महफिलों में बुलाने के लिए लिटरली कतार में लगे रहते थे। अब जब रसूख और इन नवाबों की महफिलों की बात चली है, तो 1928 से 1945 के दौर का एक बहुत ही मजेदार और थोड़ा डरावना किस्सा भी ऐतिहासिक दस्तावेजों में बहुत मजबूती से दर्ज है। अच्छा, वो पापी नवाब वाला किस्सा। हाँ, एक बार जद्दन बाई को एक नवाब की महफिल में बुलाया गया। अब नवाब साहब संगीत के बहुत बड़े कदरदान तो थे, लेकिन उनका मिजाज बेहद सनकी था। मतलब अनप्रिडिक्टेबल थे वो काफी। बिल्कुल। तो उस महफिल में जद्दन बाई के साथ तबले पर संगत कर रहे थे मशहूर उस्ताद अहमद जान थिरकवा साहब, और जद्दन बाई ने रियाज के लिए जो बंदिश तैयार की थी उसके बोल थे, पापी नवाब तूने जुल्म किए। बाप रे, ये तो बहुत रिस्की था। ये किस्सा ना उस दौर के सत्ता के समीकरण, जिसे हम पावर डायनामिक्स कहते हैं, उसे बहुत बारीकी से समझाता है। जब थिरकवा साहब ने रियाज के दौरान ये अल्फाज सुने ना, तो उनके तो होश ही उड़ गए।
उन्होंने जद्दन बाई से साफ कह दिया कि भाई क्या वे उन दोनों की जान आफत में डालना चाहती हैं? ऑब्वियसली कोई भी डर जाएगा। क्योंकि उस दौर के नवाब किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते थे, कोई कोर्ट कचहरी नहीं थी उनके ऊपर। अगर नवाब को जरा सा भी लगता कि पापी नवाब कहकर भरी महफिल में उसकी बेइज्जती की जा रही है, तो इनाम तो छोड़िए, सजाए मौत या उम्र भर की जेल भी मिल सकती थी। ये तो बिल्कुल वैसा ही है यार, जैसे आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किसी बहुत ही सनकी और अनप्रिडिक्टेबल बॉस या कहें किसी खतरनाक एंजल इन्वेस्टर के सामने अपनी पिच रखना। बिल्कुल सही कहा। जहां आपकी एक गलती आपका पूरा करियर तबाह कर सकती है, और उस दौर में तो सीधे आपकी जान पर बात आ जाती थी। कला को इतनी आजादी से पेश करना उस वक्त सचमुच तलवार की धार पर चलने जैसा था। बहुत बेहतरीन एनालॉजी दी है आपने। और यहीं पे ना जद्दन बाई की प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी उनकी हाजिर जवाबी काम आई। वे सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं थी, वे उस माहौल को और अपने पैटर्न यानी जो नवाब उनका खर्च उठा रहा है उसके मूड को पढ़ना बहुत अच्छी तरह जानती थी। तो उन्होंने क्या किया फिर? थिरकावा साहब के टोकने पर उन्होंने तुरंत अपने अल्फाज बदल दिए। जब महफिल शुरू हुई तो उन्होंने गाया, मोरे अच्छे नवाब तोरी उम्र बढ़े। वाह, पापी की जगह सीधा अच्छे कर दिया। हाँ, और नवाब इसे अपनी शान में पढ़ा गया कसीदा समझकर इतना खुश हुआ कि उसने दोनों फनकारों को खूब सारा इनाम देकर बहुत इज्जत से विदा किया। क्या बात है। तो ये ना महज एक मजाकिया घटना नहीं है, ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि उस सत्तावादी माहौल में एक महिला कलाकार को सरवाइव करने के लिए अपनी कला के साथ साथ कूटनीति यानी डिप्लोमेसी भी आनी बहुत जरूरी थी। लेकिन देखिए, जद्दन बाई की जो महत्वाकांक्षाएं थी वो सिर्फ इन महफिलों और नवाबों की खुशामद तक तो सीमित रहने वाली थी नहीं। हाँ। 1930 के दशक में भारत में एक बहुत बड़ी तकनीकी क्रांति हो रही थी। जी। रेडियो और ग्रामोफोन ने महफिलों की दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया था। हाँ। और सिनेमा में तो एक बिल्कुल नया तूफान आ रहा था, बोलती फिल्में जिन्हें हम टॉकीज कहते हैं। और सिनेमा के इतिहास में ये जो ट्रांजिशन था ना, ये बहुत ही अहम मोड़ था। देखिए, मूक फिल्मों यानी साइलेंट एरा में सिर्फ गोरे रंग या चेहरे के हाव भाव की अहमियत होती थी। हाँ, तब तो डायलॉग्स होते नहीं थे। बिल्कुल, एंग्लो इंडियन या पारसी थिएटर की अभिनेत्रियां उस वक्त मूक फिल्मों की बहुत बड़ी स्टार हुआ करती थीं। लेकिन जैसे फिल्मों में आवाज आई, पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। वो क्यों? क्योंकि उन पुराने सितारों की आवाजें या तो माइक के लायक नहीं थी या उनका उर्दू हिंदी डिक्शन जो उच्चारण था वो बहुत खराब था। ओह, तो माइक पर वो बात नहीं आ पा रही थी। हाँ, तो फिल्म निर्माताओं को अचानक ऐसी महिलाओं की जरूरत पड़ गई जो बेहतरीन गा सकती हों, जिनकी आवाज में एक कशिश हो और जिनका उच्चारण मुकम्मल हो। और ये खजाना तो सिर्फ कोठों पर ही मौजूद था। एग्जैक्टली। तवाइफे रातों रात इस नई तकनीक की पहली नेचुरल सुपरस्टार बन गईं। क्या बात है, तकनीकी बदलाव की ये कितनी शानदार व्याख्या है। मतलब जद्दन बाई ने तो जैसे बहुत पहले ही ये भांप लिया था कि महफिलों का दौर अब ढलान पर है और भविष्य सिनेमा का ही है। बिल्कुल। इसीलिए जब लाहौर के मशहूर फिल्मकार AR कारदार ने उन्हें राजा गोपीचंद का ऑफर दिया तो उन्होंने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। इसके बाद वे बॉम्बे आ गईं, जहां इंसान या शैतान और डांसिंग गर्ल जैसी फिल्मों ने उन्हें अपार सफलता दिलाई। लेकिन सबसे बड़ा मील का पत्थर जो उनकी जिंदगी में आया वो था 1935। जी हाँ, 1935 का साल, जब उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी संगीत फिल्म्स की नींव रखी। अब यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि जद्दन बाई के पास आखिर ये प्रोडक्शन हाउस खोलने का पैसा कहाँ से आया। हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। ये पैसा उनकी उसी कला और महफिलों की कमाई से जुटाया गया था। मतलब कोठे की उस दौलत को उन्होंने अब एक प्रॉपर कॉर्पोरेट कैपिटल में तब्दील कर दिया था। वाओ। हालांकि उस दौर में फातिमा बेगम और सरस्वती देवी जैसी कुछ और महिलाएं भी फिल्मों के निर्देशन और संगीत में काम कर रही थीं, लेकिन जद्दन बाई का मकाम इन सब में बिल्कुल अलग और बहुत ऊंचा था। और इसी संगीत फिल्म्स के बैनर तले जो फिल्म बनी तलाशे हक, इस फिल्म के साथ जद्दन बाई ने मानो किसी इंडी क्रिएटर, आज के दौर में जो हम कहते हैं ना इंडी क्रिएटर, उसका मॉडल अपना लिया था। हाँ, डायरेक्ट टू कंज्यूमर वाला हिसाब। बिल्कुल, जहां क्रिएटर सीधे अपने दर्शकों तक पहुंचता है और बीच के सारे बिचौलियों या खपती नवाबों को हटा देता है। उन्होंने अपने खुद के पैसे लगाए, खुद हीरोइन बनी, खुद कहानी डायरेक्ट की और खुद ही उसके लिए धुनें रची। क्या बात है। और इसी फिल्म में उन्होंने अपनी नन्ही बेटी बेबी रानी को बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पर्दे पर उतारा, जो आगे चलकर दुनिया भर में नरगिस के नाम से मशहूर हुई। जी। इसके बाद तो उन्होंने हृदय मंथन, मैडम फैशन और मोती का हार जैसी फिल्मों की झड़ी लगा दी,
जिसने जद्दन बाई को भारतीय सिनेमा की एक बेतहाशा मजबूत और आजाद हस्ती बना दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प पहलू ये भी है कि जो महिला कैमरे के पीछे और कैमरे के आगे इतनी रूढ़ियां को तोड़ रही थी ना, उसकी निजी जिंदगी भी समाज के बनाए गए हर कायदे को चुनौती दे रही थी। हाँ, उनका पर्सनल सफर भी कम कॉम्प्लेक्स नहीं है। बिल्कुल। जद्दन बाई ने अपनी जिंदगी में 3 शादियां की और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि तीनों ही शादियों में उन्होंने धर्म और समाज की सारी सीमाओं को लांघा। अच्छा। उनकी पहली शादी नरोत्तम दास खत्री नाम के एक रईस गुजराती हिंदू व्यापारी से हुई थी, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और बच्ची बाबू कहलाए। ओके। उनसे उनके बेटे अख्तर हुसैन पैदा हुए। फिर इसके बाद उनकी दूसरी शादी एक हारमोनियम वादक मीर खान से हुई, जिनसे उनके दूसरे बेटे अनवर हुसैन हुए। और इन 2 रिश्तों के बाद आता है उनकी तीसरी शादी का किस्सा, जो मतलब रावलपिंडी के एक बेहद अमीर मोहयाल ब्राह्मण परिवार के बेटे थे, मोहन चंद उत्तम चंद त्यागी, जिन्हें प्यार से सब मोहन बाबू कहते थे। जी। इतिहास की किताबों में जो ये किस्सा दर्ज है ना, ये सुनने में किसी क्लासिक बॉलीवुड आशिकी जैसा लगता है। मतलब एकदम। मोहन बाबू मेडिकल की पढ़ाई के लिए लंदन जा रहे थे, कलकत्ता में रुके, जद्दन बाई की महफिल में गए और बस अपना दिल हार बैठे। लिटरली पहली नजर का प्यार। बिल्कुल। उन्होंने पढ़ाई, लंदन जाना, सब कुछ छोड़ दिया और जद्दन बाई के सामने शादी का प्रपोजल रख दिया। लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आता है। क्या एक ऐसी महिला जो इतनी आजाद है, जिसका अपना एक इतना बड़ा रुतबा है, उसने एक ऐसे नौजवान की जिद को कैसे और क्यों स्वीकार कर लिया? मतलब ये आशिकी सुनने में जितनी हसीन लग रही है, क्या असलियत भी उतनी ही रोमानी थी? देखिए, इस सवाल का जवाब मशहूर अफसाना निगार सादत हसन मंटो की किताब मीना बाजार में बहुत ही बेबाकी से मिलता है। मंटो ने क्या लिखा है उसके बारे में? मंटो का नजरिया इस रोमानी किस्से की हकीकत खोलता है। वो लिखते हैं कि जद्दन बाई ने शुरुआत में मोहन बाबू को वापस भेज दिया था। मतलब मना कर दिया था? हाँ, उन्होंने समझाया कि देखो, मैं एक मुस्लिम तवाइफ हूँ और तुम एक अमीर ब्राह्मण परिवार से हो, ये मेल नहीं हो सकता। सही बात है। लेकिन 4 साल बाद मोहन बाबू अपने परिवार और अपनी सारी जायदाद को पूरी तरह से ठुकरा कर वापस लौट आए। उन्होंने इस्लाम कबूल किया, अपना नाम अब्दुल रशीद रखा और आखिरकार दोनों ने निकाह किया। वाओ, 4 साल बाद। मंटो लिखते हैं कि जद्दन बाई तब तक जिंदगी में बहुत प्रैक्टिकल हो चुकी थी। उन्होंने बड़े बड़े राजाओं और नवाबों की दौलत में दरअसल गरीबों के खून की बू और ताकत के उस झूठे खेल को सूंघ लिया था। मतलब उन्हें समझ आ गया था कि ये नवाबों की दुनिया खोखली है। तो इसका मतलब ये है कि मोहन बाबू को चुनना किसी फिल्मी दीवानगी का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी और परिवार का एक बहुत ही सोच समझ कर लिया गया फैसला था। बिल्कुल। क्योंकि समाज में अक्सर एक बहुत ही घिसा पिटा स्टीरियोटाइप है ना कि तवाइफे सिर्फ पैसों से प्यार करती हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन धारणा है। लेकिन जद्दन बाई ने अपनी जिंदगी से इस धारणा को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। मोहन बाबू ने शादी के बाद कई बिजनेस शुरू किए, लेकिन हर बार उन्हें नाकामी ही हाथ लगी। हाँ। इसके बावजूद जद्दन बाई ने अपनी फिल्मों की कमाई से पूरे घर का और मोहन बाबू का खर्च उठाया, और सबसे बड़ी बात, कभी इस बात का ताना नहीं दिया उन्हें। बिल्कुल सही कहा। जद्दन बाई के लिए वो रिश्ता दौलत पर नहीं, वफादारी और एक मजबूत पारिवारिक ढांचे पर टिका था। लेकिन परिवार के लिए एक नॉर्मल और स्थिर जिंदगी की इसी गहरी चाहत ने जद्दन बाई को आखिरकार एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जो उनकी अपनी ही विरासत के खिलाफ था। हाँ, आप नरगिस जी वाले फैसले की बात कर रही हैं। हाँ, ये उनकी जिंदगी का एक बहुत ही दर्दनाक मनोवैज्ञानिक मोड़ है। देखिए, कोठों में सदियों से ये परंपरा चली आ रही थी कि माँ अपनी कला और अपना रुतबा अपनी बेटी को सौंपती है। हाँ, जो हमने पहले डिस्कस किया, मैट्रिलिनियन परंपरा। लेकिन जद्दन बाई ने उस चेन को जानबूझकर तोड़ दिया। और यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना, मतलब सबसे बड़ी आयरनी है। बिल्कुल। जिस कला ने, जिस मौसीकी ने जद्दन बाई को बेबसी के उस दलदल से निकाला, उन्हें आजादी दी, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया, आखिरकार उसी कला को उन्होंने अपनी ही बेटी नरगिस से दूर रखा। उन्होंने जानबूझकर नरगिस को गाना नहीं सिखाया। वो अपनी बेटी को इस दुनिया से, जिसे समाज दागदार मानता था, उससे दूर रखकर एक सम्मानजनक पेशेवर बनाना चाहती थी। मतलब उनका सपना था कि नरगिस पढ़ लिखकर डॉक्टर बने। और यहाँ समाज का जो दोहरा रवैया है ना, वो साफ नजर आता है। कैसे? देखिए, समाज उन औरतों की कला को कंज्यूम तो करता था, उनकी महफिलों में जाता था, उनके गाने सुनता था, लेकिन उन्हें कभी वो सामाजिक सम्मान नहीं देता था जो एक आम औरत को हासिल था। सही बात है। महफिल के बाहर वो सिर्फ एक तवाइफ थी। हाँ,
जद्दन बाई ये कड़वा सच बहुत अच्छे से जानती थी। वे नहीं चाहती थी कि नरगिस को समाज कभी तवाइफ की बेटी की नजरों से देखे। हालांकि तकदीर का खेल देखिए कि जिस सिनेमा से दूर रखने की इन्होंने इतनी कोशिश की, नरगिस को आखिरकार महज 14 साल की उम्र में 1943 में तकदीर नाम की फिल्म से उसी दुनिया में आना पड़ा। फिल्म का नाम भी तकदीर था। क्या इत्तेफाक है ना? और बाद में मदर इंडिया जैसी फिल्म के जरिए नरगिस आधुनिक भारत की सबसे सम्मानित और पवित्र नायिका का प्रतीक बन गई। वाह। जद्दन बाई ने अपनी बेटी के लिए जो इज्जत चाही थी समाज से, वो उसे सिनेमा के पर्दे पर ही मिली आखिरकार। लेकिन यार, इज्जत और सम्मान की इस जद्दोजहद में ना बहुत कुछ पीछे छूट गया। वो कैसे? जद्दन बाई का आखिरी वक्त बहुत ही तन्हाई में गुजरा। 1948 में मोहन बाबू का इंतकाल हो गया और फिर 8 अप्रैल 1949 को जद्दन बाई भी कैंसर से लड़ते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गईं। ये कहा जाता है कि उनके सम्मान में बॉम्बे के सारे फिल्म स्टूडियोज एक दिन के लिए बंद रखे गए थे। ये उस वक्त की इंडस्ट्री में उनके रुतबे का बहुत बड़ा सबूत था। बिल्कुल, लेकिन अफसोस सम्मान की ये बात सिर्फ एक दिन की थी। आज हम उनकी विरासत के साथ क्या सुलूक कर रहे हैं? ताजा खबरें बताती हैं कि बिहार सरकार ने गया में स्थित उनका वो जो ऐतिहासिक हवेली था, गया मेंशन, हाँ, जहां उन्होंने तालीम ली थी जी, उसे हाल ही में जमीन दोज कर दिया गया है, पूरी तरह से तोड़ दिया गया। ये बहुत ही दुखद है। इसे समाज शास्त्र में हम कल्चरल इरेजर यानी सांस्कृतिक लोप कहते हैं। आपको पता है, उस जगह पर अब किसी DIT कैंपस का निर्माण हो रहा है। सच में? हाँ, स्थानीय कला प्रेमियों ने उस इमारत को एक हेरिटेज साइट घोषित करने की कई अपीलें की थी, लेकिन उन सबको नजरअंदाज कर दिया गया। ये तो हमारे इतिहास के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। बिल्कुल। जब आप ऐसी ऐतिहासिक इमारतों पर बुलडोजर चलाते हैं ना, तो आप महज ईंट और पत्थर नहीं गिरा रहे होते, आप उस पूरे इतिहास को मलबे में तब्दील कर रहे होते हैं, जो इस सभ्य समाज को असहज करता है। क्योंकि वो एक तवाइफ से जुड़ा इतिहास था। एग्जैक्टली। भारतीय सिनेमा के पन्नों से तवाइफों के योगदान को धीरे धीरे मिटाना और अब उनकी भौतिक निशानियों को भी जमीन से मिटा देना, ये एक सोची समझी भूलने की प्रक्रिया का हिस्सा है। एक कलेक्टिव एमनीशिया है ये एक बहुत ही कड़वा लेकिन बहुत जरूरी सच है जो आपने बताया। आज की इस पूरी चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि भारतीय सिनेमा की जड़ें ना सिर्फ बॉम्बे के उन आलीशान स्टूडियोज में नहीं पनपी हैं। बिल्कुल नहीं। इसकी असल बुनियाद उन कोठों और हवेलियों में रखी गई थी, जहां जद्दन बाई जैसी साहसी महिलाओं ने पितृसत्ता की आंखों में आंखें डालकर अपनी आजादी खरीदी थी। उन्होंने अपनी शर्तों पर अपनी कला को बाजार में उतारा और मनोरंजन की एक पूरी नई दुनिया खड़ी कर दी। सही कहा। उनका सफर हमें यह भी बताता है कि इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो हमारे लिए लिखा गया है, बल्कि इतिहास वो भी है जिसे जानबूझकर हमसे मिटाने की कोशिश की गई है। जद्दन बाई का जीवन कला, संघर्ष और एक माँ की उस जद्दोजहद की महाकाथा है, जिसने अपनी बेटी के भविष्य के लिए अपने खुद के अतीत को दांव पर लगा दिया। बिल्कुल। और आखिर में ये पूरी जो चर्चा हमने की है, ये एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके हमें खड़ी कर देती है। जी। आज जब हम बॉलीवुड के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाते हैं, बड़े बड़े फिल्मी खानदानों और घरानों की विरासत की कस्में खाते हैं ना, तो जरा हमें इस बात पे गौर करना चाहिए। किस बात पर? कि शुरुआती दौर की ऐसी कितनी और असाधारण और प्रतिभाशाली महिलाएं रही होंगी जिन्हें इतिहास के पन्नों से सिर्फ इसलिए गायब कर दिया गया क्योंकि आजाद भारत का ये जो तथाकथित सभ्य समाज था, वो उनके कोठे वाले अतीत को सम्मानजनक मानने के लिए तैयार ही नहीं था। ये बहुत ही वैलिड सवाल है। क्या हमारा जो ये मौजूदा फिल्मी इतिहास है, ये वाकई मुकम्मल और सच्चा है, या ये महज एक ऐसी साफ सुथरी किताब है जिसमें से हम अपनी सहूलत के हिसाब से दागदार पन्ने फाड़ चुके हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है।